अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंस में खुशामदीद। आज की वीडियो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी से मुतालिक है और इस हवाले से जो अहम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे पहले से लिख चुका हूँ। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन यहाँ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं इसको कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर से। नोट करें कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हमें समझ आ जाएगा तो हमें ये बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। कार्बोनाइल ग्रुप में हम जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होती हैं और इसके अलावा कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं जो कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ओवरऑल यहां पे कार्बन 3 कोऑर्डिनेटेड है, यानी कार्बन के साथ 3 एटम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिड है और sp2 हाइब्रिड है। दैट इज वाई कि इस पूरे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ तीनों ग्रुप सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 2, यहां नोट करें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट इज वाई कि ऑक्सीजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे ये प्लेनर है उसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि ये पोलर भी है। अब जब हम इसकी बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को स्टडी करते हैं, तो देखा यह गया है कि वो बॉन्ड एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी की वजह से अटेन नहीं की जा सकती। तो इसमें फर्दर एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है और वो फिनोमिना है रेजोनेंस का, कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड चूंकि एक वीक बॉन्ड है, सो ये पाई इलेक्ट्रॉन दे कैन बी मूव्ड। किस तरह से? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी रेजोनेंस फॉर्म बन जाएगी विच इज एक्चुअली अ डाइपोलर आयन, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है। सो इस तरह का डाइपोलर स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्ट्रेथन करता है इस मॉलिक्यूल को, इस पोर्शन को, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है। और इसका अंदाजा हमें इस बात से हो सकता है अगर आप इसको कंपेयर करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। डाटा मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, आप इसको कंपैरिजन में देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि दिस बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी ये 348 किलो जूल पर मोल होती है, और जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो वो 614 किलो जूल पर मोल है। इन कंपैरिजन आप देखें, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात होनी है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी 359 किलो जूल पर मोल है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 740 किलो जूल पर मोल है। इस डेटा से ये अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डबल बॉन्ड के आने की वजह से जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है वो इसको कितना ज्यादा स्ट्रेथन कर रही है। यहां ये अमाउंट डबल नहीं हो रही, डबल सिंगल बॉन्ड की निस्बत डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डबल नहीं है, और यहां ये डबल से ज्यादा हो चुकी है। दैट इज वाई कि हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होने में सिर्फ पोलैरिटी एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये रेजोनेंस वाला जो करैक्टर पाया जाता है ये भी इसकी रीजन बनती है। और इसी चीज को जब हम आगे लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं दे आर
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, इससे पहले एक और बात नोट कर लें, क्योंकि ये पोलर है, दैट इज वाई कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, बट दे आर हाई कंपैरेटिवली कि आप इनको जब कंपेयर करते हैं विद अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली हाई हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। सो आप एक जनरल सा रूल याद रख लें कि अल्केन से इनके बॉइलिंग पॉइंट लाइक एल्डिहाइड है या कीटोन है वो ज्यादा है, और अल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं। क्यों? बिकॉज ये नॉन पोलर हैं, इनके अंदर नॉन पोलर फोर्सेस पाई जाती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। ये हाईली पोलर हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये इंटरमीडिएट केस है, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट केस ये इंटरमीडिएट फोर्सेस लाइक द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनाते हैं। यही वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इनसे तो ज्यादा हैं लेकिन इनसे कम है। मोर ओवर बिकॉज दे कंटेन सच अ पोलर कैरेक्टर, दैट इज वाई कि जब आप इनको पानी में डालते हैं तो पानी के साथ अलबत्ता ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर कर सकते हैं, और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये हाईली सोलुबल होते हैं। दे आर हाईली सोलुबल इन वाटर, बट अगेन ये तब तक है जब तक कि कार्बोनाइल ग्रुप अपना इफेक्ट शो करेगा। जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो लगे होते ग्रुप्स हैं वो अपना साइज बल्कि कर लेते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली कार्बोनाइल ग्रुप का इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। बट फॉर द स्मॉलर मेंबर्स दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज अपने पोलर कैरेक्टर की वजह से और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होने की वजह से दैट कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने पर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन से क्यों हाई होते हैं और अल्कोहल से क्यों कम होते हैं, मोर ओवर वाटर में क्यों सोलबल हैं। और इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। नाउ व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट करिएगा, एडिशन तो इसलिए हो गया बिकॉज वी कैन सी कि यहां पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक क्यों? न्यूक्लियोफाइल इस पे क्यों अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक करेगा बिकॉज ये जो डाइपोलर स्ट्रक्चर बनी है जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जिसे आप कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। यहां पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ है, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये अट्रैक्शन है न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक करता है। ये भी एक इन कंपैरिजन आप देख सकते हैं, इसकी पोलैरिटी का इफेक्ट है। अगर हम अल्कीन के साथ इसको कंपेयर करें तो अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती है। बट बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी ये जो पोलर स्ट्रक्चर अराइज होता है, ये पोलर स्ट्रक्चर इसको अलाउ करता है कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, सो दैट इज वाई कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। अलाउ न्यूक्लियोफाइल्स अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को अलाउ करता है। फॉर रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट, इन
तमाम बातों को जो अभी तक हमने की हैं आप कंबाइन करें तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि इनकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है। किस तरह से आप एनर्जी डाटा मैंने यहां पे लिखा ही इसलिए था कि आपको ये पॉइंट समझने में आसानी रहे कि ये एक स्टेबल बॉन्ड है, ये एक स्टेबल बॉन्ड है और चले इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पैदा होते हैं तो ये रिएक्टिव भी है। दो बातें हैं, ये रिएक्टिव भी है, रिएक्टिविटी भी शो करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अल्केन्स को हम देखते हैं कि वो पैराफिन्स हैं वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते, ये रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन जो कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से अराइज करता है। बट चूंकि यहां पे ये स्टेबल बॉन्ड बनता है so because of this stable bond reaction are going to be endothermic as well as reversible। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी और एज अ रिजल्ट रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। मोर ओवर रिएक्शन इज रिवर्सिबल क्योंकि ये स्टेबल है एंड प्रोडक्ट डोंट नो कि वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, या अगर होगा तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। दैट इज व्हाई कि रिएक्शन टेंड टू बी रिवर्सिबल। और नॉर्मली यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है कि रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है देन वी कैन से कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो है तो रिएक्शन प्रोसीड तो करेगा बट दैट विल बी नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आमतौर पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूट्रल माने जाते हैं, दे आर नॉट एसिड एंड नॉट बेसिस। ना ये एसिड है ना ये बेस है, बट इनका अल्फा हाइड्रोजन दैट कैन act as acidic hydrogen। Now why? आप इस स्ट्रक्चर को जरा ऑब्जर्व करिएगा। C डबल बॉन्ड O, इसको भी छोड़ दें, यहां पे मैं लगा देता हूं CH और H। Now we have a base, एसिड है तो बेस रिएक्शन करेगा। हम एक बेस लेके आते हैं और वो बेस लेट से कि इस हाइड्रोजन पे अटैक करती है। अब हाइड्रोजन चूंकि बेस के साथ रिएक्शन करने जा रही है वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर देगी कार्बन के पास। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी CH विद नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सो दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली नोन एज कार्ब अनाइन because carbon carries the negative charge, carb anion। now you can see कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर सकते हैं। देखें जरा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए और यहां से यहां चले जाए। सो यहां पे आप नोट कर लें CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या चीज बन गई? दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव आयन ऑफ इनोल, जिसको आप कहोगे इनोलेट, नेगेटिव आयन ऑफ इनोल। कि अगर इस पे आप H लगा दो तो ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से इन और अल्कोहल की वजह से ओल, इनोल। बट ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनोलेट आयन। ये कार्ब अनाइन है और ये इनोलेट आयन है। और आप देख सकते हैं कि यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो कि स्टेबल होती है, दैट इज व्हाई ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है। और इसी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बेसिकली इस हाइड्रोजन के निकलने का सबब बनती है। क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए यहां से हाइड्रोजन मूव करना आसान है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिटी। अल्फा कैसे? ये कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन होती है दैट इज द अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड
एंड दैट इज वाई कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। हर वो चीज जो एसिड जो प्रोटॉन दे दैट इज एसिड, ये प्रोटॉन दे रही है तो एसिडिक है, और अल्फा हाइड्रोजन दे रही है दैट इज वाई कि ये अल्फा हाइड्रोजन इसका एसिडिक है, और ये एसिडिक है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से स्टेबल है, और यही वजह है कि वो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है। मैं बहुत दफा इसको रिपीट कर चुका हूं, और ये इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से है, आपको इसे अच्छी तरह याद रखना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। पहली बात है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो उसका जवाब तो इस जुमले में आपको मिल गया कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। नो व्हाई, तो उसमें मैं यहां पे आपको दो रीजन बताऊंगा। पहली रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन ये है जो इलेक्ट्रॉन के मतलब मुतालिक है, जो चार्ज के मुतालिक है। आप देखते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल का ये स्ट्रक्चर है, और कार्बोनाइल स्ट्रक्चर में जो रिएक्टिव स्पीशी है वो ये डाइपोलर आयन है, और इस डाइपोलर आयन में स्पेसिफिकली ये कार्बन वाला सेंटर जिसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहा, और जो अलाउ करता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। तो इस कार्बन के दोनों तरफ इन केस ऑफ एल्डिहाइड अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, वेयर एज इन केस ऑफ कीटोन इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। Now what we know कि alkyl groups are electron donating groups. They have electron donating inductive effect, जिसे आप पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हो। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सिमिलरली यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। वी नो कि ये बॉन्ड पोलर है, यहां पे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। सिमिलरली ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस चीज को जब आप लेके चलते हैं और आप देख रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट चल रहा है एक अल्काइल का, और यहां दो अल्काइल है, ये भी पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ द डबल इंडक्टिव इफेक्ट, डबल इफेक्ट, इस कार्बन की चार्ज सेपरेशन, इस कार्बन का जो चार्ज है वो कम हो जाता है, वो डिस्पर्स हो जाता है बेसिकली जब ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करता है इस तरफ भी और इस तरफ भी, यहां पे सिर्फ इस तरफ स्प्रेड कर रहा है। तो आप इसको यहां से दोनों अंदाज में समझ सकते हैं, इसके स्प्रेड करने से भी समझ सकते हैं, और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि चूंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, सो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस। यहां पे तो कम होगी, लेकिन यहां पे चूंकि ये दो ग्रुप लगे हुए हैं सो यहां पे और कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है दैट बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि वो ज्यादा कम होता है कीटोन में। सो दैट इज वाई कीटोन में ये अटैक करना ज्यादा मुश्किल होता है, और दैट इज वाई कि कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। दूसरा जो इफेक्ट है, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस का। पहली बात याद रखें कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एक्चुअली कोई स्टेरिक हिंड्रेंस एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां बॉन्ड एंगल 120 का बनता है। ये बॉन्ड एंगल बनता है, ये 120 का बनता है। सो आने वाले ग्रुप के लिए किसी किस्म की हर्डल नहीं है कि वो आकर यहां पे अटैक ना कर सके, आने वाला ग्रुप इजीली अटैक करेगा। तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे आती है, इसको समझने के लिए आपको रिएक्शन की स्कीम देखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, नोट करिएगा। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा
इसके साथ रिएक्शन को शो करेगा, यहां पे अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये कार्बन जो फिलहाल sp2 कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से इट विल बिकम sp3 कार्बन। यहां पे एंगल है इसका 120 और अब ये टेट्राहेड्रल शेप में चली जाएगी और अब इसका एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। नो एंगल कम हो गया है, एंगल कम हो गया है, ग्रुप करीब आ गए हैं। ठीक है, पहले 3 ग्रुप थे, अब 4 ग्रुप हैं। पहले 3 ग्रुप हैं, एंगल 120 है, अब 4 ग्रुप हैं, एंगल 109.5 है। एंगल कम हो गया है, ग्रुप करीब आ गए हैं। ग्रुप करीब आ गए हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन, और वो रिपल्शन स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करेगी कीटोन्स के अंदर। यही चीज है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पे जो याद रखने की बात है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली यहां एग्जिस्ट करती है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है, ना कि वो रिएक्टेंट में एग्जिस्ट करेगी। प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करेगी, प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करेगी। और प्रोडक्ट के अंदर देखें कीटोन में चूंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इन कंपैरिजन एल्डिहाइड में 1 अल्काइल है, 1 हाइड्रोजन है। यू कैन सिंपली से कि कीटोन में 2 बल्की ग्रुप है और एल्डिहाइड में सिर्फ 1 बल्की ग्रुप है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये दोनों बल्की ग्रुप्स अब एक दूसरे के करीब आएंगे, रिपल्शन होगी, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन प्रोडक्ट मे बिकम अनस्टेबल। और प्रोडक्ट जब अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन विल नेवर गो फॉरवर्ड, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट की डिस्टेबलाइजेशन की वजह से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस है और वो पर्टिकुलरली अमल कर रही है कीटोन्स में। ये फिनोमेना एल्डिहाइड्स में नहीं होता। सो दिस इज व्हाई, दिस इज द सेकंड रीजन दैट एक्सप्लेन्स दैट कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों, इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। ऑक्सीडेशन एक छोटा सा पॉइंट है, बट हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वेयर एज एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन कार्बोनाइल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ कार्बोनाइल हाइड्रोजन। कार्बोनाइल कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है। लाइक ये वाली जिसको आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं। लेट्स से यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। इस हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड्स आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वेयर एज कीटोन्स बिकॉज दे कंटेन नो carbonyl hydrogen, so they are not oxidized. Not oxidized because there is no carbonyl hydrogen. Like ये कीटोन में हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, दैट इज व्हाई कीटोन्स आर अनएबल टू ऑक्सीडाइज इजीली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड एसिड बेस कैटालाइसिस। एल्डिहाइड एंड कीटोन दे कैन बी कैटालाइज्ड बोथ बाय एसिड्स एज वेल एज बेसिस। इनके रिएक्शन को एसिड की मदद से भी कैटालाइज किया जा सकता है और बेस भी इनको कैटालाइज कर सकता है, बट दोनों का मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस की ये अमल कैसे करता है। नोट करिएगा, हमारे पास जो रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का वो कुछ इस तरह से होगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जो इस पर अटैक करने आया है।
जो न्यूक्लियोफाइल आप देखते हैं कि वो नेगेटिव होता है तो उस पर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट भी होना चाहिए उसके साथ। तो एक न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव पार्ट, ये दूसरा उसका पॉजिटिव पार्ट, यहां मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। यहां भी आप गौर करें कि ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। ना होना क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करती है और ये ऑक्सीजन फिर अटैक कर लेता है हाइड्रोजन के ऊपर। मैं आपके लिए रिएक्शन भी लिख देता हूं, नोट करिएगा। पहले स्टेप में हाइड्रोजन को आप यहां से निकाल दें, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, और आपके पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, O पे नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लग गया। नेक्स्ट स्टेप में आप इस हाइड्रोजन को दोबारा शामिल कर दें और हाइड्रोजन को शामिल करने की वजह से ये देखें एडिशन मुकम्मल होगी। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मुकम्मल मैकेनिज्म। बट इसमें जो याद रखने की बात है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया है और पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया है। एसिड बेस क्या करते हैं? सबसे पहले हम बेस के बारे में देखते हैं, बेस क्या करने वाला है। बेस चूंकि नेगेटिव स्पीशी होती है, बेस नेगेटिव चार्ज स्पीशी होती है जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ आके फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जब बेस इसके साथ रिएक्टिविटी शो करेगा तो बेस इसका पॉजिटिव पार्ट ले जाएगा, बेस इसका पॉजिटिव पार्ट ले जाएगा और ये खुद नेगेटिव रह जाएगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। नो यहां देखें कि न्यूक्लियोफाइल जब तक अपने पॉजिटिव पार्ट के साथ है इट इज पार्शियली नेगेटिव, लेकिन जब ये पॉजिटिव पार्ट बेस के पास चला गया है, नो न्यूक्लियोफाइल इज टोटली नेगेटिव। यहां पार्शियली है, यहां टोटली है। ऑब्वियसली पार्शियल से टोटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो पार्शियल से जब टोटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी दैट इज व्हाई कि टोटल विल बी मोर रिएक्टिव। और यही कैटालाइसिस का काम है। कैटालिस्ट ऐसे काम करता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन को आसान बनाता है। सो ये टोटली नेगेटिव जो है ये जब अटैक करने जाएगा ये स्ट्रांगली अटैक करेगा। सो एक जुमले में बात खत्म करते हैं। बेस क्या करता है? बेस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रेंथन करता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ को ये इनहेंस करता है, बढ़ा देता है। ऑन दी अदर हैंड एसिड क्या कर रहा है? तो एसिड को देखिएगा कि एसिड कैसे काम करता है। नाउ सी डबल बॉन्ड O इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। जब एसिड आएगा तो एसिड बेसिकली एच पॉजिटिव है, तो एसिड एच पॉजिटिव है। नोट करें बेस आया था वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक रिएक्शन कर रहा है, एसिड आया है तो वो कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बेस इसको स्ट्रेंथन करने आ रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। एसिड इसके साथ रिएक्शन करने आ रहा है और देखें ये जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगी और नाउ ये आपके पास आ जाएगा O पे पॉजिटिव चार्ज। और इस स्पीशी को मैं देखता हूं अगर कहीं पे जगह बचती है तो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पीशी है, इस चीज को आप यहां पे देख लें। इस स्पीशी को कार्बन डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये रेगुलर स्टेबलाइज्ड है। ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव shouldn't contain positive charge. More electronegative for stability should contain negative charge. More electronegative के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी कैसी आएगी ये नोट करें। ये इसको इसकी दूसरी जो फॉर्म है, जो स्टेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देगा और वो स्टेबल फॉर्म आप देखें उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। नो यहां फिर दोबारा एक दफा देख लें
कार्बोनाइल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और यहां कार्बन पे टोटल पॉजिटिव है। सो partial positive or total positive, obviously total positive will allow nucleophilic attack more easily। partial positive की निस्बत total positive ज्यादा easily attack को allow करेगा। so this is how के एसिड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बेस, जबकि एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को, इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक पावर को इनहेंस करता है। सो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आपके जहन में इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।